मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया 91 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का ट्रेड थ्योरी, जिसमें कि हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर डीसी मोटर। इसमें ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को समझाया गया था वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, और सेकेंड लेक्चर में पार्ट्स ऑफ डीसी मोटर हुआ था और उसके फंक्शनिंग के बारे में। ये डे 3 है। और इसमें हम देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। देखिए, यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप आधा अधूरा जानेंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आप लोगों को प्रॉपर समझ में आएगा और हम आपको कितना मैसेज देना चाहते हैं वो सब कुछ आप पूर्ण रूप से जान पाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलता है, जितने नंबर ऑफ व्यूअर्स बढ़ते हैं हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं ज़्यादा लोगों को देखने के लिए, ना कि कुछ लिमिटेड लोगों के लिए। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हमारा हेल्प हो सके, और इसी तरीके से यदि ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमारा मोटिवेशन और हाई होगा और हम अच्छा वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, डीसी मोटर की यदि बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात समझ लीजिए कि डीसी मोटर करता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप जानते हैं कि एनर्जी के कई सोर्स हैं, जैसे हीट एनर्जी के सोर्स हैं, सनलाइट, सोलर पैनल, लाइट एनर्जी का सोर्स है। तो इस तरीके से कोल एनर्जी का सोर्स है, यूरेनियम एनर्जी का सोर्स है। तो किसी न किसी सोर्स को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। यदि कोल से यदि हमको हीट जनरेट करवाना है या फिर उसे हीट के रूप में यूज करना है, तो कोल को हम खान से उठा करके एक स्पेसिफिक स्थान पे ले जाते हैं, फिर वहाँ जलाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सबसे बेस्ट तरीका है एनर्जी के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सिर्फ कंडक्टर आपको बिछाना होता है, और कंडक्टर जैसे आप बिछा लेते हैं वहाँ से उसे कंडक्टर के ही थ्रू ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। जैसे आप पढ़े हैं ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फीडर, तो उसके थ्रू एनर्जी को ट्रांसमिट किया जा रहा है, एक स्थान से दूसरे जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है फीडर के द्वारा। तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ बनता है, जहाँ पे भी प्लांट होगा वहाँ पे, आपके घर में यदि जनरेटर है तो वहाँ जनरेटर से हम जनरेट कर पाते हैं। तो जहाँ से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घरों तक चल के आता है, वहाँ से फिर हम अपने घर में मोटर इंस्टॉल करते हैं और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और मैकेनिकल एनर्जी से कार्य क्या करते हैं, मोटर को चला करके आटा पीसते हैं, मोटर को चला करके चारा काटते हैं। ये तो पब्लिक वर्क करता है। यदि इंडस्ट्री की बात करें तो मोटर चला करके हम अनेक कार्य करते हैं, लिफ्ट चलाते हैं, फिर उसके बाद एक जगह से दूसरे जगह सामान को शिफ्ट करते हैं, पेपर वर्क करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है डीसी मोटर का। और डीसी मोटर क्या करता है कि डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका इनपुट क्या है, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जैसे सोर्स में हम कुछ न कुछ देते हैं, यदि हमको हीट प्राप्त करना है तो कोल को हम जलाएंगे, और यदि हमें डीसी मोटर में इनपुट देना है तो डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, और वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डीसी मोटर। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये कैसे कन्वर्ट करता है। देखिए, मोटर में 3 पार्ट होता है। ये मुख्य भाग है, क्योंकि इसके बिना मोटर का संभव ही नहीं है कंस्ट्रक्शन। जैसे
मैग्नेटिक फील्ड और यह किसके वजह से होता है? पोल के वजह से। और यदि दूसरा बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और तीसरा है फोर्स। देखिए इन तीन चीजों का इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड, यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में मान लीजिए कि ये दो पोल हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इनके बीच में यदि हम आर्मेचर देखते हैं कुछ इस तरीके से होता है, जो कि ये शाफ्ट है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ चलता है। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और इसमें ये जो आर्मेचर एज अ कंडक्टर है, तो कंडक्टर क्या करता है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कटता है इस कंडक्टर के द्वारा, इसमें कुछ ना कुछ ईएमएफ जनरेट होता है। यदि इस मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर को हम रख रहे हैं और उसे रोटेट कर रहे हैं कंडक्टर को, तो कंडक्टर में क्या होता है कि ईएमएफ जनरेट होता है। तो वो प्रिंसिपल हो जाता है डीसी जनरेटर का। और डीसी मोटर में क्या होता है, जैसे कि हम यहां से मैग्नेटिक फील्ड स्थापित किए हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं हम इस आर्मेचर को। डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे ही हम इस कंडक्टर को देते हैं, कंडक्टर में इस फील्ड के वजह से इस कंडक्टर में ईएमएफ यहाँ पे तो है ही, तो इसमें फोर्स जनरेट होने लगता है। ये अल्टरनेट पोल जैसे ही बनता है यहाँ पे, तो अल्टरनेट पोल की वजह से, जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर जो होता है, इलेक्ट्रिकल डीसी मोटर, वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे कार्य करता है। जैसे ये आर्मेचर है तो ये किस तरफ घूमेगा ये डिपेंड करता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है क्या? देखिए लेफ्ट हैंड की बात कर रहा है तो सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड है और इस तरीके से बनाते हैं तो ये क्या दर्शाता है? FBI। इसका मतलब कि ये फोर्स है, ये फील्ड है और ये करेंट है। तो जैसे इसमें फोर्स की डायरेक्शन ऊपर है, तो आर्मेचर यदि ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे आर्मेचर ऊपर जा रहा है और फील्ड इस तरीके से है, देख रहे हैं फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, तो यदि फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है तो इसका डायरेक्शन ये है। और आर्मेचर का ये कंडीशन है कि आर्मेचर ऊपर की तरफ घूमेगा। कब? जब ये कंडक्टर का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। जब कंडक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, एक और डायग्राम हम आपको दिखाते हैं। ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये है आपका कंडक्टर। यहां पे हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो ये स्थापित है कंडक्टर के बीच में, और कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर में फोर्स जनरेट होने लगेगा। कंडक्टर में जैसे ही फोर्स जनरेट होता है, आर्मेचर रोटेट होने लगता है। क्योंकि कंडक्टर में जैसे ही फोर्स लगता है, ये तो जानिए कि एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है जहां की हम सप्लाई दे रहे हैं। और आप जानते हैं कि आर्मेचर में कई वाइंडिंग होता है। कई वाइंडिंग का मतलब कि लूप करके हम कॉयल डालते हैं, और कॉयल डालते हैं तो कॉयल में बहुत सारा कंडक्टर होता है और एक कंडक्टर पे जितना फोर्स लगता है वो मल्टीपल हो जाता है जितने भी कंडक्टर होते हैं। तो जितना कंडक्टर इसमें होगा उतना ही ज़्यादा ये इसमें फोर्स जनरेट होगा। तो इसमें जो फोर्स और टॉर्क जनरेट होता है कंडक्टर के ही वजह से होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्थापित होता है इन दो पोल के बीच में, तो ये कंडक्टर को काटता है और कंडक्टर को जैसे ही काटता है इसमें फोर्स जनरेट होता है और फोर्स के ही वजह से आर्मेचर रोटेट होता है यहाँ पे। और उसी को हम बता रहे हैं यहाँ पे कि वो डिसाइड किया जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कि आर्मेचर किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। जैसे ये अल्टरनेट पोल बनता है तो इसमें जो कंडक्टर है
कंडक्टर का डायरेक्शन भी चेंज होता है। यहाँ पे आपका लगा होता है कम्यूटेटर, कम्यूटेटर पे ब्रश होता है और इसी ब्रश की सहायता से अंदर सप्लाई दिया जाता है। तो इसमें अल्टरनेट पोल बनने की वजह से फोर्स जनरेट होता है अल्टरनेट, और ये आर्मेचर रोटेट करता है कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि मोटर घूमता कैसे है। यहाँ तो आप देख लिए हैं कि आर्मेचर घूमता कैसे है। यदि ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, तो इसमें कुछ फोर्स जनरेट होगा, तो उसी फोर्स का फार्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू होता है BLI। अब ये फोर्स है, F इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स का मतलब कि ये कंडक्टर कितने स्पीड से रोटेट हो रहा है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो ये है ये फोर्स। और फोर्स यदि मैग्नीट्यूड देखें तो ये रोटेट होगा तो कुछ न कुछ उसका स्पीड होगा। जैसे कम कंडक्टर डालेंगे आर्मेचर में तो स्पीड कम होगा, ज़्यादा कंडक्टर डालेंगे तो स्पीड ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से यदि फोर्स का मैग्नीट्यूड देखें तो डिपेंड करता है किस पे, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी पे। और ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है L और I करेंट है कंडक्टर का। तो देखिए यहाँ पे B दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है क्या, देखिए इस तरीके से दिखाया जाता है। यदि 1 मीटर इतने एरिया में जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, आप जानते हैं कि कोई भी पोल होगा तो पोल के बीच में ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा कि ये कितने लाइन घना है, तो उसी को ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी से दिखाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को B से दिखाते हैं और L को बोलते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब देख रहे हैं ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये लेंथ है कंडक्टर का, तो इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसी को L से रिप्रेजेंट करते हैं। और I देखें तो I यहाँ से जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो करंट का वैल्यू है, तो ये है करंट, करंट इन कंडक्टर। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि लेंथ, करंट और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कितना डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। यदि फोर्स ज़्यादा होगा कब, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगा। यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगा तो ये फोर्स ज़्यादा होगा। ये देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ेगा, यदि लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ रहा है तो भी फोर्स बढ़ रहा है। और करंट की बात करें तो यहाँ पे यदि करंट बढ़ेगा, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा, फोर्स पे इफेक्ट करेगा, फोर्स बढ़ेगा। तो यहाँ आप समझ चुके हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर और उसके रोटेशन के बारे में। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के ही बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है कि आर्मेचर का रोटेशन किस डायरेक्शन में होगा। आगे हम देखेंगे मोटर में बैक ईएमएफ। यह आपका चौथा टॉपिक है बैक ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए मैंने आपको समझाया कि यदि दो पोल के बीच में आर्मेचर रखते हैं या कंडक्टर रखते हैं, यदि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कुछ इस तरीके से जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, तो आप पढ़े हैं कि जब भी कंडक्टर को कट करता है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इसमें ईएमएफ जनरेट होता है।
ईएमएफ जनरेट होता है इस कंडक्टर में जो कि लपेटा गया है आर्मेचर के ऊपर। तो ये जो मेन सप्लाई आप दे रहे हैं, इसको आर्मेचर को डीसी सप्लाई दे रहे हैं। देखिए डीसी मोटर में सप्लाई देते हैं, फील्ड को भी देते हैं और आर्मेचर को भी देते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि डीसी सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, तो इन सभी मोटर में फील्ड को भी देते हैं सप्लाई। फील्ड को क्यों देते हैं? ताकि फील्ड क्रिएट हो सके, पोल बन सके, और पोल बनेगा तभी ये मोटर रोटेट होगा। और जैसे ही ये स्थापित होता है इन दो पोलों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें क्या होता है कि कंडक्टर रखा होता है इसके बीच में, और उस कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होने लगता है, और उसी ईएमएफ को बोलते हैं बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं? जैसे कि यदि इसमें हम सप्लाई दे रहे हैं पहले से ही मोटर को चलाने के लिए, और उसमें कुछ अतिरिक्त ईएमएफ जनरेट हो रहा है जो कि अपोज करता है इस डीसी सप्लाई का, जो मेन सप्लाई दे रहे हैं इस सप्लाई का अपोज करता है ये बैक ईएमएफ, इसीलिए बोलते हैं ये बैक ईएमएफ। ईएमएफ है ये जो जनरेट हो रहा है नॉर्थ और साउथ की वजह से, ये तो ईएमएफ है, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है हमारे मेन सप्लाई से, इस वजह से इसे हम नाम दिए हैं बैक ईएमएफ। और ये बैक ईएमएफ करता क्या है कि मेन सप्लाई का अपोज करता है। मेन सप्लाई का अपोज कब करेगा? जब डायरेक्शन में अपोजिट होगा मेन सप्लाई के। जब ये मेन डीसी वोल्टेज के अपोजिट में होगा तो इसे हम बोलेंगे बैक ईएमएफ। तो यही बैक ईएमएफ क्या करता है कि अपोज करता है इस मेन फ्लक्स का। जैसे ये मेन फ्लक्स क्रिएट हो रहा है डीसी सप्लाई की वजह से, आर्मेचर में भी ये सप्लाई जा रहा है। देखिए कुछ इस तरीके से ये पोल है जिसपे कि ये वाइंडिंग किया गया है। इसमें सप्लाई दिया जा रहा है, यहाँ से देखिए इसको भी डीसी सप्लाई दिया जा रहा है और यहाँ से इसको भी डीसी सप्लाई दिया जा रहा है। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का मोटर है, ये सिर्फ हम आपको वर्किंग बता रहे हैं। तो आप नॉर्मली समझिए कि सप्लाई इसको भी दे रहे हैं, फील्ड को भी सप्लाई दे रहे हैं और आर्मेचर को भी सप्लाई दे रहे हैं। लेकिन जो आप फैराडे लॉ जानते हैं, फैराडे लॉ में क्या होता है कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कंडक्टर रखते हैं तो उसमें ईएमएफ जनरेट होता है, और वो ईएमएफ जो डीसी मोटर में है वो अपोज करता है मेन सप्लाई का। तो यहाँ पे मेन सप्लाई कम होने लगता है। यदि आपका 10 एम्पियर है मेन सप्लाई, आर्मेचर करंट है 10 एम्पियर, और यदि आपका बैक ईएमएफ है 2 एम्पियर, तो जो आर्मेचर का मेन करंट होगा वो कितना होगा? 8 एम्पियर, क्योंकि 2 एम्पियर कम हो जा रहा है बैक ईएमएफ के वजह से, क्योंकि वो अपोज कर रहा है इस मेन करंट का। तो इस वजह से डीसी सप्लाई कम हो जाता है बैक ईएमएफ के केस में, और ये मोटर स्लो होने लगता है। तो इसी बैक ईएमएफ को कम करने के लिए कई प्रकार का, जैसे कि आप इफिशियंसी जब पढ़ेंगे डीसी मोटर में, तो इफिशियंसी में हम जानते हैं कि किस तरीके से मोटर को कंस्ट्रक्ट करते हैं कि लॉसेस कम होता है। जैसे आर्मेचर को लेमिनेट करते हैं एडी करंट से बचाने के लिए, फील्ड को लेमिनेट करते हैं एडी करंट से बचाने के लिए, और भी कई तरीके हैं। तो इस तरीके से बैक ईएमएफ को कम किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ पोजीशन फिक्स किया जाता है, और ये जो ब्रश का पोजीशन होता है आर्मेचर में, उसको भी कुछ इस तरीके से लगाया जाता है कि ये मेन फ्लक्स का अपोज ना करे, और यहाँ पे स्पार्किंग कम हो कांटेक्ट पे। तो इस तरीके से डीसी मोटर का बैक ईएमएफ आप जान चुके हैं। बैक ईएमएफ का फार्मूला होता है डीसी मोटर में, बैक ईएमएफ को दिखाते हैं ईबी से। ये है बी बैक ईएमएफ, और ई है आपका ईएमएफ, जिसका फार्मूला होता है पी फाई जेड एन बाई 60A। यह है आपका बैक ईएमएफ का फार्मूला, जो कि जनरेट होता है डीसी मोटर में।
तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि P क्या है, फाई क्या है, Z क्या है, N क्या है और A क्या है। देखिए यहाँ पे इन सभी टर्म को हम आपको समझाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो P है, P को बोलते हैं नंबर ऑफ पोल। नंबर ऑफ पोल दिखाते हैं, जैसे कि ये पोल था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसे बोलते हैं पोल। जो आपका फाई है ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? जो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और यदि जेड की बात करें तो ये है नंबर ऑफ कंडक्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पोल है, ये पोल के बीच में ये जो रखा जा रहा है आपका कंडक्टर, तो इस कंडक्टर में सप्लाई दिया जाता है, डीसी सप्लाई। इस डीसी सप्लाई को जहां से दिया जाता है उसे बोलते हैं कम्यूटेटर, और ब्रश की सहायता से दिया जाता है। तो ये जो कंडक्टर है, जितना आर्मेचर के अंदर इस कंडक्टर को भरते हैं, ये नंबर ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। कॉइल बना करके डालते हैं तो आप जानते हैं कि ये तो एक कंडक्टर है, और जब कॉइल बनाते हैं तो कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होता है, और उस टर्न्स की संख्या को बोलते हैं नंबर ऑफ कंडक्टर। और यहाँ पे देखिए ये जो N है, ये शो करता है स्पीड ऑफ मोटर। स्पीड ऑफ मोटर जिसे बोलते हैं आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। और ये A जो है, ये है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। जब आप वाइंडिंग पढ़ेंगे तो आप नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पढ़ेंगे और आरपीएम के बारे में देखेंगे, तो इस पे हम थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। एक चीज़ और आपको बता दें, जैसे कि हम आपको ये सब करवा रहे हैं तो इस पे बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है, तो उन क्वेश्चन को आपको यदि देखना होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। हम इस क्लास को भी शुरू करेंगे, हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन साथ ही साथ सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज, तो उस तरीके से आप लोगों को ये सब टॉपिक और ये फार्मूला जरूर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप थ्योरी पढ़िए और उस सेक्शन में जाकर के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। तो देखिए ये बैक ईएमएफ है, और बैक ईएमएफ में यदि ये तो आर्मेचर के अंदर जो क्रिएट हो रहा है बैक ईएमएफ, और यदि मेन जो सप्लाई दे रहे हैं उससे यदि इसको कंपेयर करें, यदि V सप्लाई दे रहे हैं और ये बैक ईएमएफ आपका कुछ इस तरीके से है, ये बैक ईएमएफ है। यदि मान लीजिए कि 220 वोल्ट दे रहे हैं इनपुट वोल्ट, और यदि 20 वोल्ट हो जा रहा है आपका बैक ईएमएफ, 20 वोल्ट बैक ईएमएफ है, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? यदि मेन देखें तो 200 है, 200 वोल्ट। तो इस तरीके से मेन है आपका वोल्टेज और ये बैक ईएमएफ, तो ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट। इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट ईएमएफ, जो कि दिया जा रहा है मोटर को चलाने के लिए और रेस्पॉन्सिबल है इस आर्मेचर को घुमाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे इसी तरीके से आप लोगों को कंटिन्यू क्लास मिलता रहेगा, और वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग इंजॉय भी करेंगे और साथ ही साथ आप पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।